हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ एस लॉ। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कंपनी लोग का एक्ट बना हुआ है, कंपनीज एक्ट बना हुआ है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। कंपनीज रेगुलेट होती हैं, कंपनीज चलती हैं, किस प्रोविजंस पे काम करती हैं, क्या रूल्स होते हैं काम करने के, क्या पेनल्टीज़ होती हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये सब कुछ कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। बट कहीं पे एक चीज़ लिख देना काफ़ी नहीं होता, कोई ना कोई उसको रेगुलेट भी तो करेगा ना। तो कंपनी लोग को रेगुलेट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, उसकी वर्किंग्स के लिए क्या प्रोविजंस है, कौन कौन पर्सन्स या कौन कौन सी अथॉरिटीज़ पिक्चर में आती हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो आई एम स्टार्टिंग द वीडियो। The Companies Act provides for enforcement of prescribed rules, restrictions, penalties, which become essential to have an administrative machinery. Under the Companies Act, the administrative setups is as under. तो सबसे पहले देखेंगे हम कौन कौन से सेटअप्स हैं। सबसे पहला है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सेकेंड वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आरओसी को अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है इन ईच स्टेट। यानी कि आप कह सकते हो कि हर स्टेट में एक आरओसी होता है। क्या मोर देन वन आरओसी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बट हर एक स्टेट में एक आरओसी अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। द ऑफिस ऑफ आरओसी इज अ पब्लिक ऑफिस। वो एक पब्लिक ऑफिस होता है वेयर कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल डॉक्यूमेंट्स एंड रिटर्न्स एंड द पब्लिक इज ऑथराइज्ड टू इंस्पेक्ट द सेम अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ। यानी कि अगर कोई कंपनी है, कोई भी लिस्टेड, अनलिस्टेड, प्राइवेट, पब्लिक, मतलब लिस्टेड, अनलिस्टेड, प्राइवेट, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, कोई भी कंपनी, ओपीसी और स्मॉल भी आपके प्राइवेट में ही आ जाती है। ये जो भी कंपनीज हैं, इनको अपनी रिटर्न्स फाइल करनी है, डॉक्यूमेंट्स फाइल करना है, ये आरओसी को फाइल करते हैं। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कंपनी आरओसी के पास चले गए। अब जनरल पब्लिक चाहे तो जाके वहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकती है। आरओसी इज अ पब्लिक ऑफिस, ठीक है। द ऑफिस ऑफ आरओसी इज बेसिकली एन ऑफिस ऑफ रिकॉर्ड। क्यों है? क्योंकि सबने, कंपनीज ने हमने रिकॉर्ड दे दी और यू कैन गो एंड इंस्पेक्ट एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये हो गया सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सेकेंड वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली जो है ना, होलसोल है। सारा का सारा कंपनीज एक्ट का जितना भी जो है ना मटेरियल, जितनी भी वर्किंग्स है, जितनी पावर्स है ना, वो पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट रेस्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंटर ऑन इट्स पार्ट। अब देखो, जिसके पास सारी पावर होती है उसको सारी वर्किंग्स खुद तो कोई नहीं कर सकता, तो उसने कुछ ट्रांसफर किया हुआ है। सेंटर ऑन इट्स part has transferred its administrative power to the authorities that have been constituted under the Act. If any matter in Indian companies must change, the prima facie permission of the central government is sought. यानी कि आप बोल सकते हो कि अगर कंपनीज एक्ट में कोई भी प्रोविजन चेंज करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ली जाती है। ऐसा क्यों किया गया? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अप्रोच इज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द नेसेसरी कंट्रोल ओवर द कंपनीज। क्योंकि हम सारा का सारा कंट्रोल किस पे रखना चाहते थे? सेंट्रल गवर्नमेंट पे। दो अथॉरिटीज हो गई आपकी, आरओसी और सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड वन इज एनसीएलटी। एनसीएलटी मीन्स नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अंडर द कंपनी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2002, अंडर द कंपनी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2002 जब आया था, उसमें क्या था, कंपनी लॉ बोर्ड को इन्होंने एबॉलिश कर दिया था। कंपनी लॉ बोर्ड हट गया था, ट्रिब्यूनल जो था वो पिक्चर में आया था। ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी। एनसीएलटी कॉन्स्टिट्यूट हो चुका था। अब जितने भी मैटर कंपनी लॉ बोर्ड में पड़े थे वो सारे के सारे ट्रांसफर हो गए थे एनसीएलटी में, ट्राइब्यूनल में। तो कंपनी लॉ बोर्ड पहले केसेस हैंडल करता था कंपनी लॉ के, नाउ केसेस हैंडल करता है एनसीएलटी। सिर्फ नाम चेंज हुआ है, यू कैन से कुछ वर्किंग्स हो सकता है चेंज हुई हो, बट जो है आपका सीएलबी से अब नाउ इट्स एनसीएलटी, ओके। Some powers earlier under the jurisdiction of Company Law Board have been transferred to central government and some to NCL। देखो, मैंने बोला था ना हो सकता है चेंज हुई, वो इसलिए बोले थे क्योंकि नीचे लाइन बची थी। ये है कि सम पावर्स अर्लियर अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड, कुछ पावर्स जो थी ना पहले कंपनी लॉ बोर्ड के पास, जो मतलब जितनी भी कंपनी लॉ बोर्ड के पास पावर्स थी उसमें से कुछ हमने ट्रांसफर करी है सेंट्रल गवर्नमेंट को और कुछ जो करी है वो एनसीएलटी को करी है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि पूरी की पूरी कंपनी लॉ बोर्ड की पावर एनसीएलटी के पास नहीं गई है, समझ रहे हो? क्योंकि हमने कंपनी लॉ बोर्ड को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बना दिया, एनसीएलटी बना दिया, ठीक है। बट पूरी पावर नहीं गई, सीएलबी की कुछ पावर ट्राइब्यूनल को गई और कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को गई। एंड द नेक्स्ट वन इज एनसीएलटी। एनसीएलटी मीन्स नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। एनी पर्सन एग्रीव्ड। अब देखो, कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है अगर ऑर्डर से, इसके एनसीएलटी के ऑर्डर से, तो वो 45 डेज में अपील कर सकता है एनसीएलटी में।
कुछ फीस पे करनी होगी और यू कैन फाइल एन ऑर्डर. ओके, बट अगर इन केस अगर आप 45 डेज में नहीं कर पाते फाइल, तो द appellate tribunal may entertain an appeal after the expiry of said 45 days from the date, but within a period not exceeding 45 days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from not filing the appeal. यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ तब अलाउ किया जाएगा जब यू वर प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज. ठीक है, उसमें आपको 45 डेज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे. बट व्हाट अगर आप एनसीएलटी की अपील से भी या अपील करी थी, वहाँ से जो डिसीजन आया वहाँ से भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो देन व्हाट, देन आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट. एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन ऑफ appellate tribunal may file an appeal to the Supreme Court, but within 60 days. What was the time limit under NCLT? 45 days from the date of communication. ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे भी विद इन टाइम यानी कि विद इन 60 डेज फाइल नहीं कर पाए, तो सुप्रीम कोर्ट में इफ इट इज सेटिस्फाइड द appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal within the said period, allow it to be filed within a further period of 60 days. यानी कि एनसीएलटी के पास फाइल करने के लिए आपके पास 45 प्लस 45 डेज है, लेकिन प्लस 45 डेज आपको तब मिलेंगे जब सफिशिएंट कोर्स होगा. ठीक है, एंड द सेम विद सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में आपके पास 60 डेज है, और 60 प्लस वाले 60 तब मिलेंगे अगर आपके पास कोई सफिशिएंट कोर्स होगा. तो यहाँ तक समझ में आया. सबसे पहला आरओसी, सेकंड वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, थर्ड वन इज एनसीएलटी, फोर्थ वन इज एनसीएलटी, एंड फिफ्थ वन इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. द नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंट स्टैंडर्ड. पहले क्या होता था, अकाउंट स्टैंडर्ड्स पे एक कमेटी बनी हुई थी, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंट स्टैंडर्ड्स, विच वॉज मेयरली ऑन एडवाइजरी बॉडी. आपको नाम से पता चल रहा है, एडवाइजरी बॉडी अंडर द 1956 एक्ट. ये बनी हुई थी आपकी 1956 एक्ट में. हैज़ बीन रीनेम्ड बाय 2013 एक्ट. 2013 एक्ट ने इसको रीनेम किया. इसका नाम हो गया है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नफरा, NFRA, National Financial Reporting Authority. NFRA has now been converted into a quasi-judicial authority having power to exercise disciplinary control over the chartered accountant firms. यानी कि ये क्वेश्चन जुडिशियल अथॉरिटी में कन्वर्ट हो गई है, एंड दे हैव अ पावर टू कंट्रोल ओवर द CFA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. एंड लास्ट वन इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. देखिए, सेबी का रोल आता है, द सेबी वाज सेटअप इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 का सेबी का एक्ट आया था. उसमें आपकी इस अथॉरिटी को सेटअप किया गया था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड. ठीक है, इट इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटी एंड प्रमोटिंग द डेवलपमेंट एंड रेगुलेटिंग द सिक्योरिटी मार्केट. सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना, ये इस बोर्ड का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड का काम था. ठीक है, उसको उसके ऑब्जेक्टिव के लिए अचीव करने के लिए वो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ गाइडलाइंस निकाली. गाइडलाइंस फॉर डिस्क्लोजर्स एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इट इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन्वेस्टर गाइडलाइंस. उसके बाद सेबी जो है, सेबी का मेन रोल आता है पब्लिक कंपनीज के लिए, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के लिए, एंड दे हैव द पावर टू प्रोसिक्यूट डिफॉल्टिंग कंपनीज इज ऑल्सो. ठीक है, दे हैव ऑल्सो द पावर टू प्रोसिक्यूट द डिफॉल्टिंग कंपनीज. अगर किसी ने प्रोविजन कंप्लाई नहीं किया तो सेबी के पास पावर है कि उनको डिफॉल्टिंग कंपनीज बना के उनको प्रोसिक्यूट कर सकते. ठीक है, सेबी का रोल आता है आपका पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के लिए, और नॉर्मली उनका काम है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड करना. अब एक बार शुरू से देखते हैं कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटर्स आए. सबसे पहला रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इट्स अ पब्लिक ऑफिस. सेकंड वाज सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके पास होल सारी पावर है. एनसीएलटी, जब आपके केसेस की बारी आएगी तो एनसीएलटी आएगा. एनसीएलटी जब एपिलेट ट्रिब्यूनल है, जब अपील की बारी आएगी. नफरा जो है नॉर्मली आपकी उनके पास अथॉरिटी है कि वो CA फॉर्म्स पे नज़र रखते हैं. ठीक है, उसके बाद डिसिप्लिनरी कंट्रोलिंग पावर है. उसके बाद सेबी की पावर है लिस्टेड कंपनीज के लिए. ठीक है, तो आपको समझ में आया कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटर है, कंपनीज लॉ कैसे चलता है, प्रोविजंस बनाया, उसको रेगुलेट कैसे करना है, कौन कौन सी बॉडीज उसके लिए चाहिए होंगी, वो ज़रूरी है. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें. ऐसे ही कंटेंट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को कमेंट्स में मेरे फीडबैक. ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.